सेंट्रल बजट में फिस्कल डेफिसिट की जो माप है वो भयंकर रूप में आज सेंटर और स्टेट मिला करके 12% जीडीपी के रेशो में बढ़ गई है। तीसरा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कैपिटल अकाउंट्स डेफिसिट जो पहले कभी प्लस भी होती थी लेकिन 1.5% से ज़्यादा माइनस नहीं होती थी जीडीपी के रेशो में, आज वो 5.5-6% तक पहुंची। चौथा है हमारी जो देश की जो जीडीपी है वो पिछले 4-5 साल से लगातार गिरते आई है और अब कहते हैं कि 4.5% से भी कम है। और पांचवा, देश में गिरती हुई रोज़गार की संभावना और बेरोज़गारी की संख्या जो बढ़ते जा रही है। तो इनके कारण क्या है, पहले मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जहाँ तक रुपए की गिरावट का सवाल है, मैं उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण ज़्यादा नहीं समझता हूँ, महत्व नहीं समझता हूँ। 3 मोटी बातें हैं जिसके कारण वो गिरी और अभी थोड़ा स्थिर होने के कारण भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। पहला है कि जो काला धन है उसको हवाला के ज़रिए उसकी बिक्री हो रही है, उसकी बदल हो रही है डॉलर में। और अभी क्योंकि इन जो आज सत्ता में हैं और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनको डर है कि कहीं जल्दी चुनाव हो जाएं और उसमें नई सरकार आ जाए, तो एक बड़ी संख्या में लोग उसको हवाला के ज़रिए उसको डॉलर में बदल रहे हैं और विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से, अवैध रूप से उसको जमा कर रहे हैं। अभी ये माना जा रहा है कि दुनिया में जो सारे 70 देशों में जो सीक्रेट बैंकिंग है उसमें जो भारतीयों का जमा है पैसा, वो कुल मिलाकर के 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। डॉलर में उस थोड़ी दिन के पहले जो रेट थी उसके अनुसार $1.5 ट्रिलियन विदेशों में है। तो 70 लाख करोड़ रुपए की बात होती है तो 70 लाख करोड़ को अनुपात में देखना चाहिए कि देश के टोटल टैक्स बिल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्साइज सेल सब मिला करके 4.5 लाख रुपए। तो इतनी बड़ी संख्या 70 लाख बनती है उसके अनुपात में। सब्सिडी बिल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए ये जो पैसा है इसको वापस लाने के लिए हमारे प्रयास करनी चाहिए, रास्ते हैं और वो क्या है वो मैं आखिर में बताऊंगा। तो ये जो पहला जो सप्लाई बढ़ रही है रुपए की डॉलर के अनुपात में, उस कारण से रेट घटी। दूसरा है कि एक डेरिवेटिव इस सरकार ने उत्पन्न किया, उसको और बड़ी मात्रा में उसको बढ़ावा दिया। उसका नाम है पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो दुनिया में किसी और देश में नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। और वो क्या है कि यदि आपके पास विदेश में पैसा है, डॉलर्स हैं, उसको आप भले बोरी में भरकर ले जाएं मॉर्गन स्टैनली या यूएस फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, इनके दफ्तर में जाकर काउंटर में ये पैसा उनको रखिए और अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाएं। काउंटर में जो भी बैठा हुआ है उसको इंडियन पासपोर्ट इसीलिए दिखाना है कि किसी और देश की नागरिक को ये इशू नहीं हो सकता है। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली है या यूएस फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको एक पर्चा देंगे, छोटा सा रंगीन बहुत सुंदर पर्चा देखने में, परंतु उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होगी, नाम नहीं होगी, डेट भी नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट होगी। उस अमाउंट को, उस पर्चा को आप लेकर हिंदुस्तान आइए
और रिज़र्व बैंक में फोटोस्टैट कॉपी देने के बाद रिज़र्व बैंक एक रिसीट देगी। उस रिसीट और पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर आप उदाहरण स्टॉक मार्केट में जाकर स्टॉक ब्रोकर को दें तो उसको रुपए के बराबर मानकर उसको स्टॉक्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे दाम बढ़ेगी तो आप उसको बेच दें और बेचने के बाद जो मुनाफा मिलती है बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में उस वो रुपए में मिलेगी स्टॉक ब्रोकर से, उसको वापस आप जाकर रिज़र्व बैंक में डिपॉजिट करिए तो रिज़र्व बैंक आपको डॉलर्स देगी उसके लिए। यह अनिवार्य है रिज़र्व बैंक को डॉलर्स देने के लिए। और सेबी जो हम और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो पूछेंगे कहाँ से पैसा आया, कौन से अकाउंट से विड्रॉ की, ये सब पूछताछ करेगी, बड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करनी होती है। लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट में सेबी को मुक्त करा दिया है। ये चिदम्बरम का जो टेढ़ा बुद्धि है उसके कारण हुआ है। वो अपने को भले सबसे होशियार समझें, परंतु जब मैं प्राध्यापक था हार्वर्ड में, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था, और उसने एक मेरा क्लास भी लिया था जिसमें उसको सी ग्रेड मिली, तो उसका बुद्धि क्या है मुझे पूरा आइडिया, तो उसके टेढ़ापन बहुत है उसके दिमाग में। और उसने ये पार्टिसिपेटरी नोट को पूरा उपयोग किया, क्योंकि काला धन को विदेश ले जाएं, विदेश की बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, वहाँ सर्विस चार्ज लगती है। वो तो आपकी सेवा कर रहे हैं तो सर्विस चार्ज लगाएंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। स्विट्ज़रलैंड की इतनी अच्छी स्थिति है कि हमारे लोग जाकर वहाँ पैसा बैंक अकाउंट में डालते हैं और सर्विस चार्ज 2% देते हैं। और स्विट्ज़रलैंड जो पैसा जमा है उसको लेकर अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको 4% मिलती है। तो 2% हमारे से, 4% बॉन्ड मार्केट से, स्विट्ज़रलैंड को 6% कोई काम करे बिना मिल जाती है। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड में टैक्स ही नहीं लगती है किसी के ऊपर, क्योंकि हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट के कारण, और इसमें ये रूल है कि जब भी वो आएगा उसी तेज़ी से वो बाहर भी निकल सकता है, इसको इसीलिए हॉट मनी कहते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स बड़े पैमाने में अभी बाहर निकली है, और जो पहले हिंदुस्तान में आई उसको तुरंत कन्वर्ट करना होता है और बाहर उसको ले गए। और एक और चिदम्बरम ने किया, वो था कि पार्टिसिपेटरी नोट में आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में, उसमें मुनाफा कमाओगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स 30% लगती है। तो उससे भी आपको मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया कि यदि मॉरिशस की कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो उस कंपनी के, बेचारा मॉरिशस छोटा देश है, उसमें गरीब देश है, उसके लिए हम भारत की देश हृदय में बड़ी जगह है, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि मॉरिशस की कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कैपिटल गेन्स टैक्स उसके लिए 0 है, ना के बराबर। और मॉरिशस में आपको $1 पर कंपनी वहाँ आप बना सकते हैं। तो सारे लोग आज कैपिटल पार्टिसिपेटरी नोट्स मॉरिशस जाकर एक कंपनी खड़ा करते हैं और वो कंपनी आकर यहाँ इन्वेस्ट करती है। मैंने ये 2G में देखा कि सारे जो कंपनीज लाइसेंस लिए थे रिश्वत देकर, उन सब का एक जो खरीदने के लिए पैसा आई लाइसेंस, स्पेक्ट्रम लाइसेंस को, वो सब मॉरिशस के सेटअप एक ब्रांच कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी, वो मॉरिशस से आई, सबके एड्रेस मॉरिशस की थी, और वो भी एक ही सड़क की एड्रेस थी, और उस एक ही सड़क में एक ही बिल्डिंग की एड्रेस थी, और उस बिल्डिंग में भी एक ही ऑफिस में सब कंपनी की ऑफिस, और उस ऑफिस में भी ताला लगी थी, कोई फर्नीचर नहीं था। तो ये एक फ्रॉड हमने देखा। तो ये सारी जो पैसा है ये अब बाहर जा रही है। आधा कारण ये भी है कि अमेरिका की मामला सुधर गई तो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में जा रही, परंतु ये पार्टिसिपेटरी नोट को तारापुर कमेटी ने कहा था अबॉलिश करना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि
ये सबसे खतरनाक, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, सबसे खतरनाक डेरिवेटिव है, इसको अबॉलिश करनी चाहिए। तो ये भी डॉलर को आज महंगा कर रही है। और तीसरा है जो सरकार की मदद से हो रही है, वो है कि सिंगापुर, दुबई और ज्यूरिक, इन 3 जगहों में रुपए की शॉर्ट सेलिंग हो रही है। शॉर्ट सेलिंग जैसे फॉरवर्ड ट्रेडिंग जैसा है। सिंगापुर में बैठकर, और आज सिंगापुर सबसे महत्वपूर्ण बन गई है इस मामले में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में दुबई से भी ज़्यादा और स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा आज सिंगापुर इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर में एक व्यक्ति बैठा है जो एक मंत्री का बेटा है, और वो शॉर्ट सेलिंग माने वो क्या कहता है कि मुझे आप डॉलर दीजिए, एक मान लीजिए 60 रुपये में, 1 हफ्ते के बाद मैं उसको 62 रुपये में रेट में वापस कर दूंगा। तो अब रेट बढ़ जाती है, 62 रुपये से ज़्यादा 65 रुपया हो जाती है। तो उसको कोई काम करे बिना, कोई अपना पैसा होते बिना उसको 3 रुपये के मुनाफा मिल जाती है। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और वहाँ कौन कर रहा है? वो चिदम्बरम का बेटा है, कार्तिक चिदम्बरम। वो बाप से भी बड़ा चोर है। और वो वहाँ शॉर्ट सेलिंग करने का, और शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं खरीदूँ, उसके बाद डॉलर का दाम बढ़ना चाहिए और रुपए का दाम घटना चाहिए। उसके लिए उसने बाप के ज़रिए उसने रिज़र्व बैंक को ओपन मार्केट पॉलिसी करने नहीं दिया। आज हमारे पास 277 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स में है। यदि एक दिन 20 बिलियन डॉलर, 277 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर एक ही दिन मार्केट में डाल दें, तो ये जो रेट है बिल्कुल घट जाएगी। वो दोबारा 45 रुपये में हो जाएगी, और जो विदेश में ये शॉर्ट सेलिंग की वो सब बर्बाद हो जाएंगे। ये कर सकती है सरकार, बट करेगी नहीं, क्योंकि चिदम्बरम होने नहीं देता है। थोड़ा बार डॉलर निकली रिजर्व बैंक से तो ये स्टेबलाइज हुई। इसको राजन इफेक्ट पता नहीं क्या क्या अखबारों में लिखते हैं, परंतु कल दोबारा ये मामला फिर शुरू हो जाएगा। आज शॉर्ट सेलिंग फिर शुरू होने वाली है, उसमें रेट होगी 75 रुपीज़ टू $1। तो आप देख लीजिए कि हर शॉर्ट सेलिंग की रेट में बढ़ते गई है। जैसे वहाँ शॉर्ट सेलिंग की रेट बढ़ी, यहाँ भी रुपए की दाम घटी है। तो ये 3 कारण हैं जिससे आज हमारी रुपए की हाल ये है। इसका इलाज एक ही है, पार्टिसिपेट नोट्स को अबॉलिश कर दो, कह दो इट इज़ अबॉलिश्ड, और जिनका जो नुकसान होना होने दो, कोई आम आदमी का नुकसान नहीं होने वाला। दूसरा है कि हवाला एजेंट सबको पता है कौन है, उसको पकड़ के गिरफ्तार करनी पड़ेगी। उनको पकड़ के गिरफ्तार 4-5 लोग बड़े लोगों को करने से सारा मामला परिस्थिति बदल जाएगी। और तीसरा है कि जो शॉर्ट सेलिंग करेगा करेंसी में, उसको जेल में डालो। तो ये तीनों आज की सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सारे मंत्री इसमें लिप्त हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? एक नया सरकार की इंतज़ाम करनी चाहिए। आप 272 कहते हैं बीजेपी को, मैं तो कहता हूँ कि 300 के लिए हमें टारगेट करनी चाहिए, 272 के लिए नहीं। और आ भी सकती है आज की परिस्थिति, जो मूड है उससे, यदि हम लोगों के बीच में जाकर कॉन्क्रीट पॉलिसीज़ रखेंगे तो 300 मिलना मेरे लिए, जो मैंने 77 में देखा, उस समय लोग यही कहते थे कि जनता पार्टी को कैसे मेजॉरिटी मिल सकती है, जब ये 5 पार्टीज़ की वोट जोड़ेंगे तो 22% बनती है, तो कैसे मेजॉरिटी मिलने वाली है, जीतेगी कांग्रेस। ये शुरू में ऐसे ही लोग कहते थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया, यही 5 वो पार्टीज़ मिल करके जो जनता पार्टी बनाई, उनको 43% वोट मिली थी। तो माहौल ऐसे बन जाती है, कभी लहर चल जाती है तो स्थिति बदल जाती है। तो इसीलिए आज लोग में हाहाकार मची हुई है, इसीलिए ये हो सकती है। तो पहली बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रुपये को दोबारा 40 रुपये तक लाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 1 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं, इसके लिए कदम उठानी पड़ेगी।
और कदम उठाने के लिए आपको साहस होनी चाहिए और अपने पर्सनल फ़ायदा का कोई देखने के लिए जैसे आज की सरकार देख रही है। दूसरी बात है आज के फिस्कल डेफिसिट। ये इसमें इसके कारण से इतनी हमारे देश में करेंसी बढ़ रही है और ये करेंसी के कारण इन्फ्लेशन हो रही है। उसका एक कारण है। इन्फ्लेशन का दूसरा कारण भी है। आज हमारे देश में जो लोग जिनके पास कंटेनर भरे भरे रुपए हैं, उसको एक हिस्सा तो वो हवाला के ज़रिए विदेशों में जमा कर देते हैं, परंतु एक हिस्सा अपने देश अपने पास रखकर जो उनका विलासी वस्तुओं की आवश्यकता उसके लिए खर्च करते हैं। और क्योंकि आज फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अलाउड है, इसीलिए उस रुपए को लेकर वो होल थोक बाज़ार में जाकर किसानों से सीधा खरीदते हैं। जैसे प्याज का दाम बढ़ा है, वो तो इसी कारण से बढ़ा है कि प्याज का सारा प्रोडक्शन को लेकर इन्होंने जमाखोर किया और इस कारण से दाम बढ़ी और जैसे वो बाहर छोड़ते हैं वैसे दाम घटती है। यही सब्जी का भी हाल है, ये भी फल का हाल है। इस सारी चीज़ों में आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आज जो इन्फ्लेशन है उसके पीछे यही है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग के कारण। ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग होना नहीं चाहिए क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, इसमें करेंगे तो आम जनता के ऊपर असर पड़ती है। एनीवे, मेरा कहना है कि ये जो काला धन है इसके अनेक असर होता है। एक तो ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग के कारण असर होता है, दूसरा है कि ये हमारे देश के जो इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जो पूंजी की प्राथमिकताएं हैं, उसको बदल देती है। यानी किसी के पास काला धन है, वो विलासी वस्तुओं पर इन्वेस्ट करेगा तो वो उस विलासी वस्तुओं की जो इंडस्ट्री है उसकी रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगी। रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आम जनता के साधारण कपड़ा के लिए या जूता के लिए, ऐसे आम जनता के वस्तुओं के इंडस्ट्रीज़ पर खर्चा कर रहे हैं, वो सोचेंगे हम क्यों 5% 10% यहाँ कमाएं रेट ऑफ रिटर्न, हम विलासी वस्तुओं की प्रोडक्शन करेंगे तो हमें 25% 30% मिलेगी। इसीलिए आज 70% हमारी देश की जो पूंजी है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। इस देश में जहाँ 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये तो बड़ा अन्याय है, बट ये इसका कारण काला धन है। ये भी मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक असर भी इसकी होती है, क्योंकि जो हवाला के लोग हैं ज़्यादातर दुबई में जाकर वहाँ से टेलीफोन करके इस रुपए का अनुपात में वो डॉलर विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। पर दुबई में आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, हवाला बिज़नेस तो कम से कम नहीं कर सकते हो जब तक वहाँ के जो बैठे हुए जमकर बैठे हुए आईएसआई के लोग हैं, उन आईएसआई लोगों को की मर्जी से करें। और आईएसआई के लोग इतना ही मांगते हैं कि जिसके अकाउंट में जो आप जमा कर रहे हैं कितना कर रहे हो, कौन सा बैंक अकाउंट में, ये जानकारी उनको देनी चाहिए। आज पाकिस्तान के पास हमारे सारे नेताओं का जो विदेश में नाजायज़ बैंक अकाउंट रखी है, उनका पूरा जानकारी है। और कभी आप सोचते होंगे क्यों हम इतना नरम हैं पाकिस्तान के बारे, उसका आधा कारण है कि हमारे नेता डरते हैं कि पाकिस्तान के साथ के खिलाफ सख्त बोलेंगे तो फिर कल अखबार में छप जाएगा कोई बैंक का इनवॉइस जिसमें उनका नाम होगा और उसके बाद उनका बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सारे हो रहे हैं। अब क्योंकि हमारे देश में जहां हम कमा सकते हैं वहाँ नहीं कमा रहे हैं। जैसे स्पेक्ट्रम का हम ऑक्शन करते तो आपको CAG कहती है 1,76,000, मेरी एस्टिमेट है 2 लाख से ऊपर होगा, 2 लाख करोड़ आपको रेवेन्यू मिलती है। ये रेवेन्यू हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी को नहीं मिली। इन्होंने जिनको सस्ते दाम पर स्पेक्ट्रम की लाइसेंस दी थी, उन्होंने जाकर विदेशी कंपनी को उन्होंने 8 गुना 9 गुना दाम पर बेच दी। इन्होंने ये कहा कि हम एनडीए गवर्नमेंट ने जो 2001 में जो दाम तय किए उसी दाम पर हम 2008 में भी बेचेंगे। एनडीए गवर्नमेंट ने नीलाम की थी, ऑक्शन की थी, और ऑक्शन के दाम थी 1680 करोड़ रुपए फॉर 4 मेगाहर्ट्ज़।
2008 में ये 10 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 2001 में 4 करोड़ मोबाइल सेट्स थे और 2008 में 70 करोड़ मोबाइल सेट्स थे देश में, इसलिए डिमांड खूब बढ़ गई थी और इसीलिए दाम भी स्पेक्ट्रम के लिए बढ़ गई थी, मार्केट दाम, और 10 गुना में आप बेच सकते हैं, सरकार बेच सकती थी। और CAG की एस्टिमेट ठीक ही है, क्योंकि कुल मिला करके रेवेन्यू मिली 2008 में 18,000 करोड़ रुपए, तो 10 गुना में लगा दो तो 1,80,000 वहीं हो जाती है। उसके बाद CDMA ये सब जोड़ करके 2 लाख करोड़ रुपए पार करती है। तो उन्होंने नीलाम नहीं किया, जिनको मिला सस्ते दाम पर, जैसे स्वान कंपनी या यूनिटेक और या टाटा या वीडियोकॉन, ये सारे लोगों ने विदेशी कंपनी को या पूरा लाइसेंस बेच दी या एक हिस्सा बेच दी। जैसे स्वान ने तो पूरा बेच दी एटिसलाट को, और एटिसलाट ने 8 गुना दाम दिया था। तो स्वान कंपनी वैसे वो रियल एस्टेट की कंपनी थी, वो टेलीकॉम कंपनी भी नहीं थी, परंतु राजा के दोस्त थे तो उन्होंने वो लाइसेंस मिल गई थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का। और स्वान के जो एजेंट्स थे वो तो राजा के कमरे में बैठे थे जब ये अनाउंसमेंट हुआ, तो वह पहले से ही बैठे हुए होने के कारण उनको लाइसेंस पहला मिला, पहला लाइसेंस तो उन्हीं को मिला। और यूनिटेक भी 8 गुना दाम पर टेलीनॉर को बेच दिया। टाटा ने डोकोमो को 15 गुना दाम पर बेचा, क्योंकि टाटा के पास टावर्स थे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, तो इसलिए 8 गुना दाम पर बेचा। वीडियोकॉन सिस्टमा से खरीदे आइडियाज़, तो ये सारे लोगों ने अपना एक हिस्सा या पूरा हिस्सा लाइसेंस उन्होंने विदेशी कंपनी को बेच दी। तो ये प्राइवेट कंपनी को फिर ये मुनाफा मिली, और ये मुनाफा फिर राजा को उन्होंने कुछ दिया और 60,000 करोड़ रुपए दिया राजा को। पर राजा होशियार था, उसको पता था कि मैं सारा 60,000 करोड़ रखूँगा तो फिर मेरी हालत ख़राब होगी, तो उन्होंने इसको बांटा। अपने के लिए सिर्फ 4,000 करोड़ ही रखा, सिर्फ 4,000। आजकल 4,000 करोड़ क्या है, जैसे सवाल पूछा। और चिदम्बरम को 5,000 दिया और करुणानिधि को 15,000 करोड़ रुपया था, क्योंकि उसके 3 बीबियाँ हैं तो थोड़ा ज़्यादा देना होता है। और सोनिया गांधी को 36,000 करोड़ रुपया था। तो ये सारी चीज़ें निकलने वाली हैं, कोई रोक नहीं सकता, और यदि अपनी सरकार होगी तो बहुत आसानी से निकल सकेगी। ये सरकार विरुद्ध में होने के बाद भी इतना दूर हम पहुंच गए हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी जो हैं, इसी प्रकार से कोयला का भी नीलाम करते तो 11 लाख करोड़ रुपए मिलती है आपको। खनिज तेल का प्लॉट को आप नीलाम करते तो 24 लाख करोड़ रुपए मिलती। अब ये सारे जोड़िए, जब आप सारा टोटल टैक्स बिल हमारी 4.5 लाख करोड़ रुपए है, यहाँ देखिए कितने आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच करके नीलाम करके कितना मिल सकता है। तो ये देश में कोई पैसा की कमी नहीं है, ये भ्रष्टाचार के कारण ही वो नहीं हो। आज हमारे बजट में क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप बजट के आइटम्स देखिए, डिफेंस, पुलिस, गवर्नमेंट सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स, सब्सिडी, ये सारे 4-5 चीज़ों को जोड़ दें तो वो 98% ऑफ द रेवेन्यू बनती है। 98% ऑफ द रेवेन्यू गोज फॉर दीज 6 आइटम्स। अब इसमें किसको कम करोगे आप? पॉलिटिकली आप डिफेंस को नहीं कम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सैलरीज को कम नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक हो जाएगा, बड़ा हल्ला हो जाएगा। आप इंटरेस्ट को नहीं पे करोगे तो फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, और इसी प्रकार से सब्सिडी को कम करेंगे तो फिर उपद्रव हो जाएगी। तो इसीलिए ये सारे इनफ्लेक्सिबल आइटम्स हैं, और जो घाटा होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, 5 ईयर प्लान की इन्वेस्टमेंट इत्यादि, इसके लिए ये बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से कर्जा लेते हैं, और क्योंकि ये सरकारी बैंक हैं तो उनको देना पड़ता है, और 2% 3% इंटरेस्ट में वो लेते हैं।
और आज ये परिस्थिति हो गई है कि जितना वो कर्जा लेते हैं, मान लीजिए 1 रुपया कर्जा लेते हैं, तो उसमें से 96 पैसा पुरानी जो कर्जा ली है उसको वापस करने में लग जाती है, तो सिर्फ 4 पैसा मिलती है। और आने वाले 3 साल में ये 1 रुपया से ज़्यादा होगा, माने इसको डेड डेप्ट कहते हैं। ये भयंकर स्थिति होगी। कहाँ से ये, फिर तो गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे पाएंगे, देश में बहुत बड़ा संकट आने की परिस्थिति है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं कर सकते, और फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं कर सकते तो इन्फ्लेशन को भी काबू में नहीं ला सकते। तीसरा बात है कि हमारे देश में आज एक्सपोर्ट्स का कोई प्रमोशन ही नहीं चल रही है। जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम नहीं करते। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एग्रीकल्चर को कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का नहीं है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स होनी चाहिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, किसानों को एम्पावर करनी चाहिए कि इंटरनेट से वो ऑर्डर्स मंगवाएं। अब देखिए चावल का दाम कितना है, हमारे देश की जो चावल के दाम है उसका 7 गुना है साउथ अफ्रीका में और जापान में। हमारे देश के दूध की दाम जो है वो वहाँ यूरोप में 15 गुना ज़्यादा है। और उसी समय में हमारे देश की जो ईल्ड पर एकड़ है खेत में वो भी दुनिया में सबसे कम है। जितना चावल को 1 हेक्टेयर में हम पैदा करते हैं उसका 4 गुना चाइना पैदा करती है। जितना कपास यानी कॉटन हम पैदा करते हैं उस 1 हेक्टेयर में, उससे रेगिस्तान जैसे इजिप्ट में 3 गुना ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और हमारे देश में कोई खेत ज़मीन में कोई खराबी नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर उनके एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स को देखिए, वहाँ वो 7 गुना जब प्रोडक्शन करते हैं। इसी देश में, इसी ज़मीन में सिर्फ पानी और फर्टिलाइज़र और बीज का ठीक से होने से एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में आप 7 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हमारे देश में 12 महीने हम खेती कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने हीम है, नहीं कर सकते। यूरोप में 4 महीने हीम है, नहीं कर सकते। हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं। और इसके माने 3 फसल एक साल में बो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 25% में 1 से ज़्यादा फसल हम बो रहे हैं। तो हमारे देश में क्षमता कितनी है ये हम जाने हुए कर रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर को अब ग्लोबलाइज करेंगे तो दाम भी ज़्यादा मिलेगी किसानों को, और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी यदि उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। तो एग्रीकल्चर को ग्लोबलाइज करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनानी एक हमारी प्लान होनी चाहिए। और हमारे देश में जो आज एक बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है पॉपुलेशन की, 70% हमारे देश के जनता 35 साल से कम उम्र के हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है। औसत में इंडियन पॉपुलेशन की एवरेज एज है 27, एवरेज एज ऑफ चाइनीज़ 37 है, क्योंकि उन्होंने 1 चाइल्ड पर फैमिली करके पॉपुलेशन को इतना धीमा कर दिया कि आज एजिंग पॉपुलेशन है उनका हमारे अनुपात। अमेरिका का 38 है, वो भी इमिग्रेशन से उन्होंने थोड़ा कम किया है। यूरोप का 46 है, एवरेज एज 46। जापान का 50 है एवरेज एज। इतनी यंग पॉपुलेशन, इसको हम एजुकेशनल सिस्टम से नवीन तरीके को उत्पादन करने, इनोवेशन जिसको कहते हैं, जैसे ये इंटरनेट है, इससे सारा प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। तो वैसे ही कोई नवीन चीज़ों को ढूंढने के लिए हमारे जो नए निकलते हैं यूनिवर्सिटी से वो कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल में हमारी इतनी परेशानी है, आज मोटर गाड़ी चलाने के लिए आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का उपयोग करेंगे तो ये पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खनिज तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेरिका नहीं करेगी। क्यों? अमेरिका के पास भंडार भरी पड़ी हुई है तेल की, और इसीलिए वो वहाँ के रिसर्च ये हाइड्रोजन फ्यूल्स ने सेल्स में नहीं कर सकते। पर हमारे लोगों ने किया है, परंतु उसका कोई हमारे लोग मदद नहीं कर रहे। हमारी सरकार उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है।
तो यदि हम वो ये करेंगे और हम हमारे देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मोटर गाड़ी चलाएंगे, इसके कारण दूसरे देश भी चलाने के लिए हमसे मांगेंगे, हमसे आयात करेंगे, तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी पैदा होगी कि अरब देशों में उनको दोबारा ऊँट के पास वापस जाना पड़ेगा और तंबू में रहने की स्थिति में आ जाएगी अरब देशों की, हाल ये हो जाएगी। तो ये टेररिज्म को भी कम कर सकती है, क्योंकि टेररिज्म का अधिकांश पैसा तो ये तेल से ही आ रही है। वो सिर्फ ज़मीन में एक खड्डा पैदा करते हैं, उसमें से तेल निकलती है, उसको दाम में वृद्धि करके बेचते हैं, तो उनको रेवेन्यू मिलती है। मोरक्को से इंडोनेशिया तक आपको कोई इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, सब फिनेंशियल सर्विसेज रियल एस्टेट यही ज़्यादा मिलेगी आपको। उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, उन्होंने पैसा इंडस्ट्री में मिडल ईस्ट में नहीं लगाई। तो तेल चले जाए तो उनकी हालत दोबारा बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारी फोकस ये होनी चाहिए, आज हमें क्या करना चाहिए। जीडीपी को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ सेविंग को बढ़ाना है, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बाहर से ज़्यादा पैसा नहीं आने वाली है। और जब आपकी इकॉनमी बूम करेगी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आकर आपके सामने क्यू लगा के खड़े हो जाएंगे, इनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी हमें मूर्खता में समझते हैं कि हम एफडीआई को लेनी चाहिए, जैसे वॉलमार्ट की समस्या क्या है, उनके देशों में, अमेरिका में वॉलमार्ट को कर्जा मिलती है 2% इंटरेस्ट रेट में, 2% इंटरेस्ट रेट में उनको कर्जा मिलती है। हमारे देश में जो व्यापारी हैं उनको कर्जा मिलती है 12% में। तो कौन सी स्पर्धा हो सकती है इसमें, जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इसमें तो स्पर्धा हो ही नहीं सकती। इसीलिए वॉलमार्ट को आने के माने हमारी सारे व्यापारियों को समाप्त करना। तो ऐसे एफडीआई हमें नहीं चाहिए, या अमेरिका हमसे ये बात मान ले कि हमारी कंपनी जाकर अमेरिका में सड़क बनाएं, घर बनाएं और यहाँ से लेबर ले जाने के लिए उनको अनुमति मिले। वो कहता, अमेरिका कहता नहीं नहीं ये इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, हम नहीं अलाउ करेंगे। तो वो उनकी सस्ता कैपिटल यहाँ लाने चाहते हैं, परंतु हमारी जो सस्ता लेबर है उसको वहाँ ले जाने नहीं अनुमति देते हैं। तो ऐसे एफडीआई में गिव एंड टेक पॉलिसी हो तो ठीक है, कोई नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है तो ठीक है, परंतु यहाँ जो एफडीआई जैसे वॉलमार्ट है इसके थी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आज आवश्यकता ये है कि जो एक निराशा आ गई है उसको समाप्त करनी चाहिए। निराशा को कैसे समाप्त करेंगे? मेरी राय में पहला, हमारे देश में इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। इससे आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम ख़त्म हो जाएगी, आपको और कुछ करना पड़ेगा। इनकम टैक्स क्या है, देखिए हमारे देश में अमीर तो टैक्स नहीं देता क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट सब चालाक लोग हैं, उनको एग्जेम्पशन ये वो राइट ऑफ टैक्स डिडक्शन ये करके कोई ज़्यादा नहीं देता जिनको बड़े धन है, और जो गरीब हैं उनके पास वो टैक्स के लिमिट से नीचे है। ये मिडिल क्लास, ये हमारी प्रोफेशनल क्लास, इन्हीं को है प्रॉब्लम। हमारे देश में उत्साह बढ़ाने के लिए हमें इनकम टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंट की नौकरी को भी बचाना है तो मैं कहूँगा कि सरकार इनकम टैक्स को अबॉलिश करने की जगह में ये कहे कि यदि आप अपने इनकम से जो हिस्सा बचत करते हो, माने बैंक डिपॉजिट्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, इसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंट की ज़रूरत होगी, और वो सारी टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। इसके माने उसको इनकम से घटा करके जो शेष है उसी पर टैक्स लगेगी, और उस पर फ्लैट टैक्स ही रखनी चाहिए और कुछ नहीं, एक रेट ही रखना चाहिए और कुछ नहीं रखना। ये होगा तो उत्साह बढ़ेगी और रेट ऑफ सेविंग्स बढ़ेगी, रेट ऑफ सेविंग्स बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट टैक्स से आपको रेवेन्यू मिलेगी, और जितना आपका लॉस होगा इनकम टैक्स को अबॉलिश करके या इनकम टैक्स के लिए एग्जेम्पशन देकर, वहाँ आप इनडायरेक्टली आपको पैसा यानी उतना ही रेवेन्यू या उससे ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकती है। दूसरा है कि गांव में रोजगार पैदा करने के लिए रिवर, ये जो नदियां हैं, कोई ऐसे हैं जो बाढ़ में ही रहते हैं,
कोई है जहाँ कोई पानी ही नहीं है, जैसा कावेरी है या तमिलनाडु में वाईगई है, वहाँ कुछ पानी ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता, झगड़ा होती है उसमें पानी के लिए। और यहाँ कृष्णा, गोदावरी सब फ्लड में रहते हैं, गंगा। तो इसीलिए ये सारे जो नदियाँ हैं इसकी लिंकिंग के लिए प्रोजेक्ट करनी चाहिए। इसमें से क्या होगा, जब खोदने के काम शुरू होगी तो गांव-गांव में नौकरी पैदा होगी और उन जिलाओं से जाएगी जहाँ पानी कभी देखा ही नहीं उन लोगों ने, जैसे रायलसीमा है आंध्रा में या राजस्थान है, इन जगहों में कैनाल जाएगी रास्ते में तो उनको पानी मिलेगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स करनी चाहिए जिससे उत्साह बढ़ेगी। उसके बाद दोबारा हमारी देश हाई ग्रोथ रेट में पहुंच सकती है। मैं बना मिनिस्टर जब चंद्रशेखर बने प्राइम मिनिस्टर, और सीधा हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई, क्योंकि 1985 में राजीव गांधी ने ये कहा सब कंपनीज़ को कि आप विदेश से कोई यंत्र खरीदने चाहते हो, स्पेयर पार्ट्स खरीदने चाहते हो, आप खरीद सकते हो, परंतु उसके लिए पैसा आप कर्जा लेकर के विदेश में कैपिटल मार्केट के कर्जा लेकर कर सकते हो। सारे कंपनीज़ ने शॉर्ट टर्म लोन्स लिया और ख़रीदा यंत्र को, और यंत्र तो लॉन्ग टर्म है, वो तो तुरंत आपको मुनाफा देने वाली नहीं है। तो 5 साल 3 साल ऐसे उन्होंने उस मैच्योरिटी पीरियड की उन्होंने कर्जा ली, और सब लोग, क्योंकि सोवियत मॉडल के काल में कुछ बाहर से नहीं ला सकते थे, इसीलिए पुराना मशीनरी हो गई थी, सब ने नए मशीनरी खरीदी, और उस सारा कर्जा को देने के लिए 5 साल के बाद ड्यू हुई, और देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, बड़ा क्राइसिस हुआ। उस क्राइसिस को हमारी सौभाग्य से गल्फ वॉर हुई थी। गल्फ वॉर में अमेरिका ने हमसे कहा कि जो हमारे हवाई जहाज़ हैं वो फिलीपीन से सऊदी अरेबिया तक जाना है, तो रास्ते में रीफ्यूलिंग के लिए इंडिया में उतरने दीजिए। ये परमिशन मांगा हमसे, ये एक नई पॉलिसी बनने की बात थी, परंतु मुझे चंद्रशेखर ने कहा कि तुम ही बात करो अमेरिकन से। तो मैंने बात की और मैंने कहा कि तुरंत आप $2 बिलियन IMF से मुझे हम लोगों को विदाउट कंडीशंस देंगे, जो कभी नहीं हुआ इतिहास में, तो हम फिर आपको उतरने देंगे और रिफ्यूल करने देंगे। और अमेरिका ने मानी, और इन्होंने ये $2 बिलियन, क्योंकि अमेरिका का जो वोटिंग स्ट्रेंथ है IMF में, वो वन कंट्री वन वोट के हिसाब से नहीं चलता IMF और वर्ल्ड बैंक में। जितना डॉलर्स आप डोनेट करते हो उसके अनुपात में चलती है। और अमेरिका, जापान, ये सारा अमेरिका के मित्र देश सब मिल करके 87% जो डोनेशन आती है IMF को अपने खर्चे के लिए, वो अमेरिका और या अमेरिका से प्रभावित देशों से आती है। तो अमेरिका का 87% वोट है IMF और वर्ल्ड बैंक में, तो वो लोन मिली, उसमें से शुरू हुई। फिर उस समय मेरा कॉमर्स सेक्रेटरी था मोंटेक सिंह, और हमारी इकोनॉमिक एडवाइज़र मनमोहन सिंह था, और बड़े अच्छे थे, और उसको इकोनॉमिक एडवाइज़र ही रहना चाहिए था। बट उसमें वो लायक हैं, परंतु जहाँ उनको स्टैंड लेना है, वो कभी रीढ़ की हड्डी आदमी नहीं थे। मैं उनको 40 साल से जानता हूँ। तो ये हम तीनों ने बैठ करके ये बनाई, और गवर्नमेंट के आखिरी दिन में हमने इस इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को पास की थी। और जैसे नरसिम्हा राव आए, उन्होंने मुझे पहले तो ट्राई किया कि मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करूं। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो तब उन्होंने कमीशन बनाई, गैट कमीशन, उसमें कैबिनेट रैंक देकर बिठाई, और ये इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट मुझसे उन्होंने ली। और क्रेडिट इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए वास्तव में नरसिम्हा राव को जानी चाहिए। उन्होंने जो सूझबूझ दिखाया, जो डिटर्मिनेशन दिखाया, उसी से हुआ। मनमोहन सिंह के कारण नहीं हुआ। मेरे सामने 2-3 बार मनमोहन सिंह रो पड़े नरसिम्हा राव के सामने कि मेरा बस का नहीं है, मुझे इतनी आलोचना होती है, आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो यही कहते थे, मेरे नाम पर बोल दो कि मैंने आपको कहा ऐसा करने के लिए। तो नरसिम्हा राव को कभी हमें देश में सम्मान देनी चाहिए, क्योंकि ये जो तड़का है, इसने उसको कोई यानी
ताड़का को समझते हैं ना, ताड़का। तो उसने उसको नफ़रत थी, क्योंकि उनका उम्मीद था 1991 में कि जब उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी नहीं मिली तो उनके परिवार ने उनको कहा कि तुम तो ये तुम्हारा बस का नहीं है, थोड़े दिन के लिए किसी बुढ़ा को बना दो और उस तक हम तोड़ फोड़ करके मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते ही उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वो लग रहा था कि वो कभी नहीं मरेंगे, और इसीलिए इनको नफ़रत हो गई उनसे और उनकी बुराई की, उनकी आखिरी अंत्येष्टि पर भी उन्होंने जो कुकर्म किया उसको हम कोई भूल नहीं सकते। कभी ना कभी भविष्य में नरसिम्हा राव की सम्मान इस सरकार को करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म एक ही बात पर थी, डीरेगुलेशन। कितना बदल आ गई, और यदि हम वास्तव में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इस सब में रिफॉर्म ला करके सुधार दें तो हमारी देश 8-9% नहीं 12-13% के लिए 15-20 साल के लिए चल सकती है। इसके माने हमारी देश विकसित हो सकती है 10 साल के अंदर, एक दुनिया में मानी जानी देश होगी। अभी भी है, परंतु एक थोड़ा पीछे अब हो गए हैं पिछले 3-4 साल से। बट हमारी देश की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको देखते हुए यदि हम सही पॉलिसीज़ लागू करेंगे तो ये क्राइसिस कुछ भी नहीं है। इस क्राइसिस से हमें कुछ सीख पाएंगे तो अच्छा है, लेकिन हमारे देश में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो पोटेंशियल है उसमें करेक्ट पॉलिसीज़ अपनाने से हमारी देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यही रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।